Friends, good morning. I am Vijay. Welcomes you my YouTube channel Physics by Vijay. तो आज का जो लेक्चर डेडिकेटेड है स्पेशली आपके सीबीएसई नीट और जेई एग्जाम के लिए। इसमें हमने पूरे रेजिस्टेंस टॉपिक को कवर किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, किस किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक, सर्किट सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इन सारी बातों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सर्किट है स्पेशली डेडिकेटेड है रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके पास क्या है कि पहला इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ये होता है अपोजिशन। जैसे आपको मालूम है कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो ये हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, इधर जाते हैं लोअर से हायर, ऐसे चलेंगे ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, लोअर से हायर हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेशनरी आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो जब कोलाइड करेंगे तो वो सीधे सीधे मूवमेंट नहीं कर पाते, बल्कि क्या होता है, वो एक अपोजिशन या एक रेजिस्टिव फोर्स फील करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है। ठीक, तो कोई भी कंडक्टर क्या करेगा, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन जब वो करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक अपोजिशन अफर्ड ही करता है, एक रेजिस्टिव फोर्स अफर्ड करता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का नाम हम लोग क्या देंगे, रेजिस्टेंस, डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है, और सर्किट सिंबल होता है, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हम लोग सर्किट सिंबल को दिखाएंगे, मतलब किसी सर्किट रेजिस्टेंस को हम ऐसे नहीं बनाएंगे डब्बा डब्बा। ठीक है, ये दिखाने का तरीका होगा कुछ इस तरह से, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, ओम्स लॉ। कौन आए, ओम्स। ओम्स आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ओम्स ने क्या बताया, तो ये आप मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है ये। ठीक है, और इसके एक क्रॉस हमने एक लगा दिया बैटरी, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वोल्ट। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उतनी ज्यादा करंट रहती है, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उतनी कम करंट रहती है। तो इसका क्या मतलब निकला भैया, मतलब ये निकला, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इंड पर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। ठीक, जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा। ठीक, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रहनी चाहिए। क्या कंडीशन है ये, कंडीशन ये है कि फिजिकल जो कंडीशन है कंडक्टर की वो चेंज ना हो। अगर गलती से वो चेंज हो गई फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या, आप फिजिकल कंडीशन होती क्या है, ना कंडक्टर की लेंथ चेंज करिए, ना एरिया चेंज करिए, ना ही उसका टेम्परेचर चेंज करिए। तो ये जो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, इनको क्या बोलेंगे, फिजिकल कंडीशन। तो अगर ये सब सेम रहते हैं तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग वी प्रोपोर्शनल टू आई को एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई, और आई जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, या फिर क्या लिख देते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। ज्यादातर केसेस में हम ओम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओम। क्लियर है यहाँ तक बातें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है ओहमिक कंडक्टर। ये क्या होता है ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर का मतलब हुआ ऐसा कंडक्टर, ठीक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। क्लियर है ये चीजें। ठीक है, अब ओम्स लॉ को फॉलो कैसे करेगा, कि भैया उसमें जो होगा, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाए कंडक्टर के क्रॉस, तो ज्यादा क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। ठीक, तो वो जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो v वर्सेस i के कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पर ये बनाए हैं, ये देखिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर हम v वर्सेस i के कर्व में, v y एक्सिस पे हो, i x एक्सिस पे हो, उसका स्लोप जो होगा वो देगा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें
तो ये क्या देगा, इसका स्लोप हमेशा क्या देगा आपको, इसकी स्लोप देगा रेजिस्टेंस। और कभी कभार होता क्या है कि आई को यहां बनाते हैं और वी को यहां बनाएंगे। अब जो स्लोप का उल्टा होगा वो 1/r देगा, या फिर कंडक्टेंस बोलते हैं उस चीज को। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। ठीक है, यहां तक बातें। नेक्स्ट समझते हैं। एक होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। ये क्या होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक, अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो बी प्रोपोर्शनल टू आई कभी नहीं होगा। कुछ और रेशियो में जाएगा बट प्रोपोर्शनल नहीं जाएगा। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ये सब के सब क्या है आपके पास, ये है नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें कभी भी V वर्सेस I का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म होता। क्लियर है ये बातें। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अच्छा, रजिस्टर क्या होता है, इसकी बात तो आपने थोड़ा बताइए। ठीक, कभी सोचा है कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर का मतलब होता है कोई भी कंडक्टर जिसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस हो उसे क्या बोलेंगे, रजिस्टर। जैसे कापर का एक वायर ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। और सर्किट दिखाने का तरीका होगा कुछ इस तरह से, सर्किट दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो पहला होता है फिक्स्ड रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सर्किट वो फिक्स रहेगी। मान लो 10 ओम है तो 10 ही ओम रहेगी, और दिखाने का तरीका ये होगा। दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर में एक एरो लगा के दिखाएंगे, ऐसे कहीं भी लगा रहेगा तो। याद होगा रिहोस्टेट, उसमें जब स्लाइड करते हैं ना तो उसकी लेंथ चेंज होती है वायर की, और जब लेंथ चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये एक फार्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, ये जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उस टाइम ये फार्मूला आता है डेरिवेशन में। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए। इसमें L क्या है, कंडक्टर की लेंथ, ये कंडक्टर कितना बड़ा है उसकी लेंथ है। ठीक है, ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट कितना है उसे बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको। ठीक है, बात आती है कि ये ब्रैकेट में हमने क्यों लिखा, क्योंकि गिवन कंडक्टर के लिए पूरी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में ध्यान रखना, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और ई क्या है, ये फंडामेंटल चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर गिवन कंडक्टर की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। ठीक है, एंड ई स्क्वायर फिक्स रहेगा, उसकी नंबर डेंसिटी फिक्स होती है, और टाउ भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, और रो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला टर्म एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, ये फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ से, कि एक तो जो रेजिस्टेंस है बेटा, वो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब वायर जितना बड़ा लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लोगे, ठीक है, जितना उसकी लेंथ छोटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक, आर जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू एल है। दूसरी बात क्या है, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मोटा वायर एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, पतला वायर एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। तीसरा ये है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, वो मटेरियल कैसा है। आर प्रोपोर्शनल टू रो, रो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। मतलब कापर का हम एक वायर ये ले लें या फिर इतना वाला ले लें, उसका रो सेम ही रहेगा, रो नहीं बदलेगा, इस तक मटेरियल नहीं चेंज करोगे। अगर मान लो दो आइडेंटिकल वायर ले लेते हैं, एक कापर का है एक एल्यूमिनियम का है, एरिया भी सेम है लेंथ भी सेम है, तो उनका रो अलग अलग आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रो वेरीज मटेरियल टू मटेरियल, जैसे मटेरियल चेंज करेंगे रो चेंज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस का। तो चलो सोचो पहले, अगर मान लो कोई कंडक्टर
हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या होगा? उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में चुलबुली मच जाएगी। वो सब क्या करेंगे? भागना शुरू करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी से क्या होगा? उनकी हलचल और ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत तेज़ी से भागेंगे। जब तेज़ी से भागेंगे, तो कोलिज़न जल्दी-जल्दी होगा। कोलिज़न क्या होगा? जल्दी-जल्दी होगा, और कोलिज़न जल्दी-जल्दी होगा, ठीक है? तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएँगे भी, और जल्दी-जल्दी टकराएँगे, तो वो रिलैक्स होने में उनको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। भाई अगर कोई चीज़ जल्दी-जल्दी टकराएगा तो क्या होगा? रिलैक्स होने में उनको टाइम कम लगेगा। और अगर टाउ कम हुआ तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। अगर टाउ कम हुआ तो रो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, और रो अगर इंक्रीज़ किया, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रो। यहाँ पे आर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर है ये बातें? ठीक, हमने क्या बताया? अगर टेम्परेचर बढ़ाए, तो पहले क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स जो थे, उनमें मिली थर्मल एनर्जी मिलने से बहुत तेजी से भागेंगे तो जल्दी-जल्दी टकराएँगे, और जल्दी-जल्दी टकराएँगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो रो ज़्यादा होगा, और रो ज़्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बेसिक बात हम लोग जान क्या पाए? टेम्परेचर जब कहीं भी कंडक्टर का बढ़ाएँगे, उसका रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अब सवाल आता है बढ़ाएँगे क्यों भाई? क्यों बढ़ाएँगे? तो बेटा हम लोग पढ़े थे 11th में एक लॉ, जूल्स लॉ, कि कोई भी सिस्टम वर्क करता है, उसका टेम्परेचर अपने आप राइज़ हो जाता है, हम बढ़ाएँ या ना बढ़ाएँ। तो भैया यहाँ पे क्या है? बैटरी वर्क करा रही है इलेक्ट्रॉन को कि भाग तू इस साइड से उस साइड, तुम्हारा मूवमेंट हो तब जाके करंट फ्लो होगी। अब मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को एक साइड दूसरे साइड ले जाने में बैटरी वर्क डन कर रही है। तो वर्क डन करी तो अपने आप टेम्परेचर राइज़ हो गया। टेम्परेचर राइज़ हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर डिसिपेशन बढ़ गया। मतलब ना चाहते हुए भी पावर डिसिपेट हो जा रहा है। और हम चाहते क्या हैं? हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम है कि पावर डिसिपेशन कम से कम। पर कंडक्टर में ये ड्रॉबैक रहा कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ाए पावर डिसिपेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है? और हम यही नहीं चाहते। ठीक? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं कि जो रो है, वो किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करा। तो देखो रो जो है, वो एन पे डिपेंड करा, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। दूसरी बात टाउ पे डिपेंड, ठीक? मैं अगर कंडक्टर की बात कहूँ तो एम और ई क्या है? वो फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखो कि रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है। अब देखो समझो ध्यान से, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम कंडक्टर का, कंडक्टर में ऑलरेडी 10 टू पावर 28 10 टू पावर 29 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक? देखो क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो होता क्या है कि 2 4 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और 2 4 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो 10 टू पावर 28 10 टू पावर 29 में 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैंने लिखा क्या कि रो जो है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट कंडक्टर के केस में ऑलमोस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और रो जो है टाउ पर डोमिनेट कर जाए, क्यों? क्योंकि टाउ जो है बहुत तेज से चेंज कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाए थे, टाउ घटा था, तो रो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या फैक्टर क्या होता है? डोमिनेट करता है। इसे ध्यान रखिएगा आप। ये वाइवा में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जबकि सेमीकंडक्टर क्या है? वो उल्टा होता है। उसमें टाउ क्या होता है? डोमिनेट नहीं करता, और एन क्या होता है? डोमिनेट करता है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको लोड मत लीजिए। तो हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा क्या कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताना है टी टेम्परेचर पर, तो वो हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है? यहाँ आर टी क्या है? आर टी है रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस, जितने बताएंगे 10 15 20 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर की बात करें। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस की जगह कभी कभी 10 डिग्री 5 डिग्री दे देता है, तो आप उसके लिए लोड मत लीजिएगा, ठीक? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अब एक सवाल उठता है कि सर अल्फा है क्या? अल्फा बताता है, फिजिकल मीनिंग ये है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? जब बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, तो अल्फा पॉजिटिव होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा तो अल्फा नेगेटिव होगा। तो इसी बात को हमने लिखा कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है,
और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों बात ध्यान रखिए। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, तो अगर हम किसी कंडक्टर को एन टाइम्स स्ट्रेच कर दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ? एन टाइम्स स्ट्रेच करने का मतलब, मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ, हम इसे खींच के एन गुना बढ़ा दिए, सपोज करते हैं 2 गुना कर, तो जो उसका नया रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर आर। मतलब अगर हम लेंथ को 2 गुना किए होंगे और रेजिस्टेंस में कुछ रहा होगा आर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू आर। अगर किसी भी कंडक्टर को एन गुना हम स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो इंटू एल बाई ए। एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो रो इंटू एल स्क्वायर बाई ए एल, और ए एल क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ए इसका एरिया है, एल लेंथ है, तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। रो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। और रो भी क्या है? कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है भाई गिवन कंडक्टर के लिए। तो जो आर होगा वो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई कष्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो देखो, अगर डेंसिटी के टर्म में पूछे, तो मान लो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी डेंसिटी क्या है? फिक्स है। भाई कॉपर का है तो फिक्स ही रहेगी, एल्यूमिनियम का है तो फिक्स ही रहेगी, जब तक बदलेंगे नहीं। तो अगर डेंसिटी के टर्म में ये बात कह दे, हमको मालूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब हम लोग क्या करें, इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन यहाँ पे है, इसी में हम लोग क्या करें? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हमने क्या लिखा? आर इज इक्वल टू एल से मल्टीप्लाई किया और यहाँ किया, तो ये वॉल्यूम बन गया नीचे वाला, और वो बन गया एल स्क्वायर, रो इंटू एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम बाई डी। तो हमने क्या किया? एम बाई डी लिखा। और गिवन कंडक्टर के लिए रो और डी दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो ये कितना हो गया? एल स्क्वायर बाई एम। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? वो एल स्क्वायर बाई एम पे डिपेंड करे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में ही तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। तो टेक केयर, करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आपके बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, नीट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, जेई में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।